हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म हम पढ़ रहे थे। तो मैकेनिज़्म क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और इंटरमीडिएट कंपाउंड से प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उत्पाद बनता है। ये हम देख चुके हैं। अब हम मैकेनिज्म के प्रकार देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं हम। इसको हिंदी में कहेंगे हम सहसंयोजक आबंधन का विदलन। सहसंयोजक आबंध का विदलन। तब सहसंयोजक बंध का विदलन यानी कि क्लेवेज दो प्रकार से संभव होता है, और वो कौन सा होता है? हेट्रोसाइक्लिक क्लेवेज और होमोलिटिक क्लेवेज। हेट्रोलिटिक और दूसरा होता है होमोलिटिक क्लेवेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम अपघटनी हेट्रोएनी। विषम अपघटनी, और इसको कहते हैं समापघटनी क्लेवेज। चलिए, तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं विषम अपघटन के पश्चात एक परमाणु पर षष्टक तथा धनावेश होता है और दूसरे पर पूर्ण अष्टक एवं कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा ऋणावेश होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन CH3Br। तो इसमें जो साझेदारी जिसकी हुई है वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं? इसके पास। तो नेचुरल है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है साझेदारी के, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? CH3 के ऊपर प्लस चार्ज, और Br के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो धनावेशित जितने भी स्पीसीज होती है उसमें कार्बन पर षष्टक होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्ब धनायन कहते हैं। A species having a carbon atom possessing a sextex of electrons and a positive charge is called carbocation. इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। The CH3 ion is known as a methyl cation and methyl carbonium ion. तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल केटायन या मिथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं या कार्बोनियम आयन कहते हैं। Carbocations are classified as primary, secondary or tertiary depending on the whether 1, 2 or 3 carbons are directly attached to the positively charged carbon. तो अब इसमें जो भी कार्बोकेटायन जो धनावेशित कार्बन के साथ बंधित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्ब धनायनों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो CH3 CH2 ये प्लस चार्ज है, तो इथाइल इसको क्या बोलेंगे? इथाइल केटायन। अब प्राइमरी केटायन इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी केटायन, क्योंकि इसमें इसके साथ में कितने जुड़े हुए? एक ही कार्बन है। एंड द CH3 थ्राइस C, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल TERT टर्शरी ब्यूटाइल केटायन। चलिए, अब CH3 ट्वाइस CH, तो इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी केटायन। तो ये इसकी अलग अलग स्पीसीज हो गई है। एंड द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्ब केटायन स्टेबिलिटी इज, सबसे स्टेबिलिटी की बात करें तो CH3 प्लस, इसमें स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, फिर CH3 CH2, इससे ज़्यादा होती है CH3 ट्वाइस CH, इससे ज़्यादा होती है CH3 थ्राइस C। दिस carbocations have trigonal planar shapes with the positively charged carbon being a sp2 hybridized। इसमें जो कार्बन होता है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसमें जो असंकरित कार्बन कक्षक होते हैं वो तल के लंबवत रहते हैं। तो इसके लिए डायग्राम बनाए तो ये C, ये H, और तो इस तरह से यहाँ पे ये जुड़े हुए रहते हैं, और जो प्लस चार्ज होता है वो इस तरह की कक्षक में होता है। तो ये हमारा विषम यानी कि heterolytic cleavage can also give a species in which carbon gets the shared pair of electrons। तो इसमें जो हमारे विषम घटनी विदलन जो होता है उसमें जो स्पीसीज होती है उसमें कार्बन को सभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है, और जब कार्बन से आबंधित Z समूह बिना इलेक्ट्रॉन लिए पृथक हो जाता है तब वो मेथिल ऋणावेशित हो जाता है, और जो Z समूह लगा होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो कैसे होता है ये देखते हैं। तो CH3 और Z, तो इसमें बॉन्ड टूट करके ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास चले जाते हैं, तो CH3 माइनस और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो Z के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है, कार्ब ऋणायन यानी कार्बेनियन, कार्ब ऋणायन यानी कि कार्बेनियन कहलाती है। वो कार्ब ऋणायन भी अस्थायी और क्रियाशील स्पीसीज होती है, और ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जिसमें विषमांश विदलन होता है, आयनी अथवा विषम ध्रुवीय अथवा ध्रुवीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई है अच्छे से। तो Carbanium are also unstable and reactive species. The organic reactions which proceeds through heterolytic bond cleavage are called ionic or heteropolar or just polar reactions। अब हम देखते हैं समापघटनी विदलन यानी कि homolytic cleavage। One of the electron of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atoms, and thus in homolytic cleavage the moment of a single electron takes place instead of an electron pair। The single electron moment is shown in half-headed यानी कि फिश हुक, हाफ हेडेड उसको बताया जाता है, हाफ हेडेड यानी इस तरह से उसको बताया जाता है। तो समापघटनी विदलन में सभाजित युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं पर चला जाता है जो अभिकारक में आबंधित होते हैं। अतः समापघटनी विदलन में इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर एक ही इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्धशेष तीर यानी फिश हुक द्वारा उसको दर्शाया जाता है। The species in which contains the unpaired electron, these species are called free radicals। तो इसमें RX लेते हैं जैसे हम, तो इसमें
इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे हम हीट दें या लाइट दें तो क्या होगा, R प्लस एक्स। तो ये क्या है हमारा एल्काइल फ्री रेडिकल। Alkyl radicals are classified as primary, secondary and tertiary, and the alkyl radical stability increasing in this order CH3 less than CH3 या CH2 CH3 less than CH3 twice less than CH3 थ्राइस। तो ये क्या है हमारा मिथाइल, ये इथाइल, ये है आइसो प्रोपाइल और ये टर्शरी ब्यूटाइल। Organic reactions which proceeds by homolytic fission are called free radical or homopolar or non-polar reactions कहलाती है ये। चलिए अब देखते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स किसको बोलते हैं? A reagent that brings an electron pair is called nucleophile। तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं हम, यानी न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही इलेक्ट्रोफाइल से नहीं, नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही कहलाता है और इसे हम NU इस साइड में ऐसे दो बिंदु इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। तो अभिक्रिया और ऐसी अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन युग्म ले जाने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। चलिए ये हमको समझ में आ चुका है। अब ऐसी जो अभिक्रिया है उसको हम देखते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है उसको हम दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। The movement of electrons in organic reactions can be shown by the curved arrow। जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है उसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे कर्व्ड एरो के द्वारा दर्शाते हैं। तो प्रेजेंटिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अब कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं वो मैं बताती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे है और Y, और ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बाय डबल बॉन्ड। चलिए दूसरा हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होता है वाई के ऊपर, और ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, वाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये वाला इसके ऊपर है और ये, अब ये पैर यदि इधर शिफ्ट करते हैं तो
और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय द सिंगल बेयर्ड फिश हुक्स। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिविंग इथेनॉल एंड इन dissociation of chloromethane, the moment of electron using curved arrow। तो अब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH, इसमें ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों का जो है पैर ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। अब इसके साथ में रिएक्ट जो कर रहा है वो CH3 और Br। अब इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनों का पैर है ये उठ के किसके पास आ जाता है? इस CH3 के पास। और CH3 का ये जो बॉन्ड है ये वाला किसके पास चला जाता है? इसके पास। तो ये क्या बनाता है? CH3OH। और Br के पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही उसके, और ये जो पैर का इलेक्ट्रॉन था वो भी किसके पास चले गए? बॉन्ड का भी इसके पास। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से CH3Cl, तो ये इधर भी चला गया, इधर भी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल हो गया ये। चलिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सहसंयोजी आबंधन में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव क्या होते हैं? तो कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन या तो परमाणु से प्रभावित तलस्थ अवस्था अथवा प्रतिस्थापी समूह अथवा आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो सकता है, और किसी अणु में किसी परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आबंधन में स्थायी ध्रुवणता उत्पन्न करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और अनुनाद प्रभाव इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से स्थानांतरित एक जगह से दूसरे जगह होता है तो ध्रुवणता उत्पन्न होती है, यानी कि मोमेंट उत्पन्न होता है। और इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं, सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred as a inductive effect। तो इसमें किस तरह से पोलराइजेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के 2 परमाणु के मध्य निर्मित सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु की ओर अधिक होता है। इस कारण सहसंयोजक आबंध ध्रुवीय हो जाता है, और आबंध ध्रुवता के कारण कार्बनिक अणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो when a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the electron density is more towards the more electronegative atom of a bond, and such a shift of electron density result in a polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic effect in organic कंपाउंड। तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का पैर चला जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्लोरोइथेन।
तो इसमें इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस डेल्टा, और इसके ऊपर प्लस डेल्टा, और इसके ऊपर डबल 2 डेल्टा, डेल्टा डेल्टा प्लस। तो कार्बन 1 यानी कि ये वाला, और कार्बन 2। कार्बन 1 अपने आंशिक धनावेश के कारण पास के सीसी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, और फलस्वरूप कार्बन 2 पर भी कुछ धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, इस कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसके ऊपर क्या होगा, ये इसको देता है, तो इसके ऊपर धनावेश की तुलना अधिक होती है। तो C1 पर अधिक स्थिर धनावेश की तुलना में डेल्टा डेल्टा प्लस अधिक अपेक्षाकृत कम धनावेश दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो CCl, ये और ये की ध्रुवता के कारण पास के आबंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, और समीप के सिग्मा आबंध के कारण अगले सिग्मा आबंध के ध्रुवीय होने की प्रक्रिया प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो पोलर CCl, C और Cl bond induced polarity in the adjacent bonds. Such polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as the inductive effect. इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमको समझ में आ चुका है। तो हैलोजन एंड मेनी अदर ग्रुप्स सच एज NO2, साइनो यानी CN, कार्बोक्सी यानी COOH, एस्टर COOR, एल्कोक्सी यानी कि OAR, ऐसे जो ग्रुप है वो आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ऑन द अदर हैंड द एल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल, मिथाइल यानी CH3, इथाइल यानी C2H5 आर यूजुअली कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस किसको बोलते हैं, तो देर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बेंजीन। इट्स cyclic structure containing alternating C-C bond, single bond and C double bond C. Double bonds shown is inadequate for the explaining its characteristics properties. तो यहाँ हम अनुनाद की बात कर रहे हैं। तो अनुनादी संरचनाएं जो होती है उसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनका व्यवहार केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जाता है। इसका एक उदाहरण बेंजीन है। बेंजीन में एकांतर C सिंगल बॉन्ड C और दूसरा C डबल बॉन्ड C होता है। तो बेंजीन की चक्रीय संरचना इसके विशिष्ट गुणों की संख्या व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस निरूपण के अनुसार बेंजीन में एकल C बॉन्ड होते हैं और एकल C डबल बॉन्ड C आबंध होते हैं, जो कि दो भिन्न आबंध लंबाइयाँ होनी चाहिए। CC और C डबल बॉन्ड C में बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। लेकिन प्रयोगों से पता चला है कि बेंजीन में समान CC आबंध लंबाई होती है, जो कि 139 पैरामीटर होती है। जो एकल CC आबंध की लंबाई होती है 154 पैरामीटर, और द्विबंध की लंबाई जो होती है वो उन दोनों के मध्यवर्ती का मान होता है। बेंजीन की संरचना उपयुक्त संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। बेंजीन को निम्नलिखित
अलग अलग उससे हम दर्शाते हैं। तो अलग अलग कैसे दर्शाते हैं? या तो हम इसको ऐसे दर्शा, तो इस तरह से हम बेंजीन इसमें अनुनाद को दर्शा सकते हैं। तो अनुनाद संरचनाएं जो होती है कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं, जिसका योगदान करने वाली संरचनाएं भी कहता है। ये एक काल्पनिक है और ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती है। ये अपने स्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संख्या में योगदान करती है। यानी कि द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, canonical structures or contributing structures are hypothetical and individually do not represent any real molecule. An other example of resonance is provided by nitromethane. Nitromethane in CH3NO2, which can be represented by two Lewis structures. These are two types of NO bonds in this structure. तो इसमें N इस तरह से होता है। N के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? इसके पास। ये पहले से ऑलरेडी है, इसके पास 4 ही थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का पैर कहाँ चला जाता है? यहाँ पे। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? CH3N+, ये ऑक्सीजन हम यहाँ पे भी बता सकते हैं। और दूसरा इसमें डबल बॉन्ड O 4 बार। इस तरीके से भी हम दर्शा सकते हैं इसको। However, it is known that the two NO bond of nitromethane are of the same length, NO single bond and N double bond O. The actual structure of nitromethane is therefore a resonance hybrid of the two canonical form first and second. तो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं आज। अगले इसमें हम इसके प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट्स देखेंगे, अनुनादी प्रभाव को समझेंगे।